बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर 4 बरस बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच गए और उन्होंने कौम के सामने जो बयानिया रखना था वो बयानिया लापता हो गया, गुम गया। और वो बयानिया जिस तरह वो अपनी तकरीर भूल जाते हैं उसी तरह वो बयानिया भी भूल गए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए और हमने ये देखा कि हुकूमत वक्त ने उन्हें साए की तरह प्रोटोकॉल दिया। इस्लामाबाद में वो उतरते हैं और उससे पहले लंदन के अंदर उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, हवाई जहाज़ के अंदर उन्हें प्रोटोकॉल मिला और फिर हवाई जहाज़ के अंदर तो एक खैर गैर मामूली वाक़या भी हुआ। उसकी तफसील भी हम आपसे जानेंगे कि असल में जहाज़ के अंदर हुआ क्या है और ये जो लड़ाई का मामला है किस बुनियाद पर हुआ और क्यों लड़ाई हुई और इसका नतीजा क्या निकला। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर आई उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन आगे चलकर। लेकिन साहब, नवाज शरीफ साहब 4 बरस बाद पाकिस्तान वापस आ गए और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो तकरीर के अंदर पाकिस्तान की आवाम को कुछ ना कुछ नया देंगे, लेकिन हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। नवाज शरीफ की तकरीर के अंदर मुझे कम अज़ कम ऐसा लगा कि उन्होंने इमरान खान के बयानी को चोरी किया और नवाज शरीफ ने इमरान खान की सच्चाई को अपनी आब बीती बनाकर पेश किया। और जिसने इमरान खान की जो गुफ्तगू थी जो माजी में एब्सोल्युटली नॉट के ज़रिए हमारे सामने आई और जिस तरह इसे ढाला नवाज शरीफ के डायलॉग्स के अंदर, यानी कोशिश अच्छी की गई लेकिन लोगों को ये पता है और सुनने के बाद ये बात अय्याह हो गई कि ये कहीं और से जुमले लिए गए, ये अल्फाज किसके हैं और किसको आलमी ताकतों ने अपनी बात ना मानने पर हुकूमत से अलग कर दिया। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमने एटम बम बनाया और चलाया, इस बुनियाद पर मुझे धमकियां मिलती रही। अगर कोई और होता और वो इमरान खान का नाम लिए बगैर इशारा कर रहे थे तो क्या ये सब कुछ होता। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो कौन था जो मुझे और मेरी हुकूमत को चलने नहीं देता। मुझे यकीन है कि आप सब दोस्तों को जो सब हमें सुन रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो याद आया होगा कि ये बात कौन करता था। राज साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए, उनकी तकरीर के अंदर क्या कुछ था, क्या उन्होंने बातें कही, इस पर बहुत ज़्यादा नंबर्स पे भी बात हो चुकी, जलसे के अंदर कितने लोग थे। लेकिन ये जो जहाज़ का मामला है असल में क्या हुआ, इस पर रोशनी डालें और जो इनसाइड स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए आशमी साहब, इसके अंदर 3 बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और 3 बड़ी दिलचस्प वीडियोज़ हैं। पहले इन वीडियोज़ के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं जो कि 3 दिलचस्प वाक़यात पर मबनी है और थोड़ा आगे चलकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो कुछ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस में हुआ है उसकी कहानी, उसकी शर्मनाक कहानी ये व्यूअर्स के सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट का स्टेट गेस्ट हाउस है, यहाँ पर जिस किस्म की अंधेर नगरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर इस किस्म की अंधेर नगरी की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इसी वजह से यहाँ से एक वीडियो जो है वो वायरल भी हुई है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बहुत बड़ा तहलका भी मचाया है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो मरकज़ी मीडिया है, जो कि शरीफ ख़ानदान के हाथों ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसने इस वीडियो को डाउन प्ले किया है, इस वीडियो से जुड़ी खबर को नशर नहीं किया। अब हाशमी साहब, इस वीडियो का एक बड़ा अहम पहलू ये है कि इमरान खान साहब, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उन्होंने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी नईम हैदर पंजोता साहब के वसातत से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि इमरान खान साहब को किसी सूरत हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती और उनकी दरख्वास्त भी दायर नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब खुद फिजिकली हाजिर ना हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ आकर खुद बायोमेट्रिक ना करवाएं। हालांकि इमरान खान साहब मफरूर इश्तिहारी मुजरिम नहीं थे, इमरान खान साहब को गोलियां लग चुकी थी, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात थे, इमरान खान साहब ने वो तमाम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हसास इदारों से शेयर कर रखी थी। उसके बावजूद इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाया गया
वो एक ट्रैप था जिसके अंदर मुबैना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मिले हुए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के अगवा को गैर कानूनी भी करार दिया था। तो इमरान खान साहब के जब बायोमेट्रिक कराए जा रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब के बायोमेट्रिक के जो कमरा है उसके शीशे तोड़कर इमरान खान साहब को अगवा किया गया था और उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ कितना जब्र किया गया। लेकिन अब नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद में उन्होंने लैंड किया, जो कि आला अदालतों के फैसलों के नतीजे में इश्तहारी, मफरूर और मुजरिम थे, इस वजह से मैं इस मुल्क को, इस रियासत को एक फेल्ड स्टेट कहता हूं, एक नाकाम रियासत कहता हूं। मेरे व्यूअर्स नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये मुकम्मल नाकाम रियासत है, क्योंकि नवाज शरीफ को एक तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस में यहां पर इस्लामाबाद में रेस्ट करवाया गया जैसे वो पाकिस्तान के लिए कोई नोबेल इनाम जीत के आ रहे हों। इस स्टेट गेस्ट हाउस में जो गैर मुल्की आला तरीन शख्सियात हैं, गैर मुल्की सदूर प्राइम मिनिस्टर्स, उनको यहाँ पर रेस्ट कराया जाता है और इसी तरह जाते हुए प्राइम मिनिस्टर और सदर पाकिस्तान इस स्टेट गेस्ट हाउस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को यहाँ पे ठहराया गया। उसके बाद हाशमी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कहती थी कि इमरान खान साहब अदालत आकर बायोमेट्रिक करवाएं, तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला चलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चला गया। यानी इतनी अंधेर नगरी, जस्टिफाइड ईसा साहब को चाहिए था वो भी चले जाते नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने। जब वो तैयारे से उतर रहे थे तो उनके गले में हार पहनाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब, इज्जत माब जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको भी चाहिए था कि अपना अमला भेजने के बजाय वो भी खुद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चले जाते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला आला अदालतों से मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिए गए शख्स जो कि पाकिस्तान से 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर फरार हुए थे, उनको प्रोटोकॉल देने के लिए और उनके बायोमेट्रिक करवाने के लिए खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो के कुछ क्लिप्स और कुछ तस्वीर भी चलाएं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ नवाज शरीफ का वहां पर जो बायोमेट्रिक है वो करवाया गया, जैसे नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हों या सदर हों। तो इससे ज्यादा अंधेर नगरी क्या हो सकती है। और किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया और हफ्ते का दिन जो कि अदालत के अंदर एक छुट्टी का दिन होता है, उस दिन ये सारी कार्रवाई की गई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे ताले लगाने चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ताले लगाने चाहिए, तमाम हाई कोर्ट्स बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर इंसाफ और पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के जो जज साहबान हैं ये अमली तौर पर मुकम्मल यरगमाल बन चुके हैं। अच्छा, अब आ जाए कि नवाज शरीफ के जलसे में, जो कि एक जलसी थी, इसके अंदर दो क्या दिलचस्प वाकयात हुए हैं। एक तो हाशमी साहब, नवाज शरीफ ने जो दुबई से अपना एक नाम निहाद तैयारा, इसके अंदर ज्यादातर सहाफ़ी वो थे जो नून लीग के करीब समझे जाते हैं। मैं तमाम सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, कुछ सहाफ़ी इसे एक बड़ी असाइनमेंट के तौर पर कवर करने भी गए, लेकिन ज्यादातर सहाफ़ी वो चुने गए जो कि नून लीग के करीब समझे जाते हैं और नवाज शरीफ के साथ एक फिक्स मैच खेलते हैं कि नवाज शरीफ को एक बना बनाया सवाल दिया जाए। वो सवाल भी नहीं होता, नवाज शरीफ की तारीफ पर मबनी एक जुमला होता है, वो जुमला नवाज शरीफ के सामने कह दिया जाता है और नवाज शरीफ उसके ऊपर हाँ और इस तरह के जवाबात देकर अपना नाम निहाद बयानियां सामने लाते हैं। लेकिन इस मरतबा नवाज शरीफ के जहाज के अंदर भी लड़ाई हो गई, इसके बावजूद के सारे सहाफ़ी, ज्यादातर सहाफ़ी नून लीग के अपने थे, क्योंकि यहां भी नवाज शरीफ जब तैयारे के अंदर आए तो तैयारे की जो पिछली नशिस्तें थी यहां पर नून लीग के करीबी सहाफ़ी बैठे हुए थे, तो पता यह चला कि इनमें से कुछ एंकर्स को और कुछ सहाफ़ियों को नवाज शरीफ तक एक्सेस दी गई ताकि नवाज शरीफ के साथ एक प्लांटेड और एक फिक्स मैच के तहत एक इंटरव्यू चलाया जाए। और यहां पर नून लीग के जो सहाफ़ी हैं वो भी लड़ पड़े, ये भी वीडियो वायरल है कि वो भी लड़ पड़े कि हम सभी नून लीग के सहाफ़ी हैं, लेकिन हम में से 2-3 सहाफ़ियों को ये क्यों मौका दिया गया, हम सबको मौका देना चाहिए था क्योंकि हम सब नून लीग के हक में सहाफ़त करते हैं। तो ये वीडियो भी बड़ी वायरल है इस वक्त कि नवाज शरीफ के जहाज के अंदर नून लीग के सहाफ़ी आपस में भी लड़ पड़े और नवाज शरीफ के रिश्तेदारों से, नवाज शरीफ का जो स्टाफ था उनसे भी लड़ पड़े। अब आप आ जाएं कि लाहौर के जलसे के अंदर क्या कुछ हुआ है, जहां पर यह क्लेम किया था मरियम नवाज ने
कि 5 लाख लोग शिरकत करेंगे। उसके बाद ये क्लेम किया गया कि 40,000 यहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, और फिर यह भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पावर शो होगा। शहबाज शरीफ ने भी एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के साथ उसी किस्म का धोखा किया, जब शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे थे और गलियों में घूमते रहे जानबूझकर। जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहली मरतबा 2018 के इलेक्शन से पहले वापस आए थे, इस आस पर कि शायद उनको वोट मिल जाए। अब शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के पोस्टर वाली शर्ट तो पहनी, लेकिन अमली तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पस मंजर में रहकर इस जलसे को फ्लॉप करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि यहां पर लोग ना आए। लेकिन अगर ये कोशिश ना भी करते तो तब भी लाहौरियों ने जिस तरीके से मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अपने सियासी शऊर से इबरत का निशान बनाया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो हाशमी साहब, एक रिपोर्टर घुस गया जलसागाह के अंदर और उसने गिनकर बताया कि यहां 40,000 नहीं, कोई 3900 के करीब कुर्सियां लगाई गई। उसके बाद एक और बड़ी गेम की गई, क्योंकि मरियम नवाज, जिनके मुतल्लिक ये मशहूर है कि वो वीडियोस वगैरह लोगों की बनवाती हैं, एक जज साहब की भी, मरहूम जज साहब की भी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया था। तो इस मरतबा मरियम नवाज इतनी बैकफुट पर थी कि जितने न्यूज़ चैनल थे उनके ड्रोन कैमरों को पंडाल के अंदर एक्सेस नहीं दी गई, क्योंकि ये पता था कि तमाम न्यूज़ चैनल्स के जब अंदर आएंगे ड्रोन कैमरे, अगरचे पूरा मीडिया नवाज शरीफ के हक में रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ फुटेजेस ऐसी होती हैं जो लीक हो जाती हैं, या कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो वीलॉग के अंदर हकायक बयान कर देते हैं। टीवी चैनल्स की अपनी पॉलिसी होती है, उनको टीवी चैनल्स की पॉलिसी के मुताबिक खबर देना पड़ती है, लेकिन अपने पर्सनल वीलॉग में वो हकायक सामने ले आते हैं। तो इसलिए पहला काम तो ये किया गया कि चैनल्स के ड्रोन कैमरे अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद सहाफियों को तो पंडाल के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये किया गया कि अपने सोशल मीडिया वर्कर्स को, जो नून लीग के हैं, उनको नाम नेहाद सहाफी बनाकर, सहाफी का लबादा उड़ के, जो कि उनके नॉन सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, उनको पंडाल के अंदर ले गए और पंडाल के अंदर ले जाके उनके जरिए कुछ बयानियां बनाने की कोशिश की कि यहां पर कुछ लोग हैं। लेकिन यहां पर एक और भी बड़ी ट्रिक की गई, क्योंकि 3900 कुर्सियां थी, तो यहां पर इन्होंने झंडों की भरमार कर दी। जा रहा कि झंडे तो खरीदे जा सकते थे, तो झंडे जो हैं वहां पर डंडों के साथ खड़े कर दिए गए ताकि ये लगे कि यहां पर बहुत खलकत मौजूद है। और जब झंडे उस फुटेज में आएंगे जो कि इनके अपने कैमरे थे, नून लीग ने जो अपने कैमरे लगाए, तो उससे हम ये तासुर दें कि यहां पर एक बड़ा पावर शो है। लेकिन असल में वहां पे हुआ क्या? एक तो नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक ऐसी वीडियो लीक हुई जिसमें लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए, और इन नारों में नवाज शरीफ को, आमतौर पर मैं इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक सहाफ़ी को हकायक चाहे जितने तल्ख हों किसी के लिए वो सामने लाने पड़ते हैं। तो लोगों ने नारे लगाए और इन नारों में नवाज शरीफ को गालियां भी दी गई। उसके बाद नवाज शरीफ के जो पोस्टर थे उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई, इसके बावजूद कि ये खौफ है कि हुकूमत तो इस वक्त अमलन शरीफ खानदान की चल रही है, तो रात को अगवा कर लिया जाएगा, रात को उनकी खवातीन को हिरासा किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो खौफ के बुत थे वो तोड़े और शरीफ खानदान से अपने सियासी शऊर के जरिए बदला लिया। उसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल है, क्योंकि इस वीडियो में यह देखा गया कि पीटीआई के, अगर आप कोई शर्ट्स वगैरह पहन के जाएं या पीटीआई का कोई इस तरह का तासुर दें कि आप पीटीआई के कारकुन हैं, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहां पर हुआ यह कि आम लोगों ने नून लीग के शर्ट्स पहनी और वहां जाकर नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा दिए ताकि वो पंडाल में जा सके और पुलिस उनको गिरफ्तार भी ना कर सके। और पुलिस कंफ्यूज हो गई कि अब इनको गिरफ्तार कैसे करें, ये तो नून लीग के कारकुन हैं और ये नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उसके बाद हाशमी साहब, वहां जो पोस्टर थे वो फाड़ दिए गए। और अब बड़ी मजे की इतला ये आई है कि मरियम नवाज इस जलसे के हवाले से पंजाब में जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई थी कि मीनारे पाकिस्तान के 6 हिस्से बनाए गए थे, और ये कहा गया था कि ये 6 बड़े हिस्से हैं और इसके अंदर 8 छोटे छोटे हिस्से हैं, जहां हर यूनियन काउंसिल, हर जो एमपीए इनका पोटेंशियल जिसको उन्होंने टिकट देना है, और हर एमएनए, उसको ये टास्क दिया गया था कि आपने इतनी तादाद में लोग लेके आने हैं। लेकिन मरियम नवाज ने अब सबसे इंक्वायरी तलब कर ली है, सबकी इंक्वायरी तलब कर ली है कि आप लोगों ने हमें शर्मिंदा करवा दिया, आप लोग नहीं लेके आ सके,
क्योंकि कैमरे की आंख बड़ी जालिम है। इन्होंने जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियोस जारी की उनका भी पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पर हो गया है और ट्रेंड ये चल रहा है बड़ा अजीबोगरीब किस्म का नवाज शरीफ के मुतल्लिक, जिसके अंदर लानत जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये हैशटैग के साथ, और इसके साथ जलसा नवाज शरीफ का है। मीनार पाकिस्तान पर पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई। नून लीग ने अरबों रुपए की कैंपेन चलाई। नून लीग ने करोड़ों रुपए के टीवी चैनल्स को इश्तिहारात दिए, लेकिन ट्विटर पर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड चल रहा है हैशटैग के साथ कि इमरान खान तो आएगा। और नवाज शरीफ का जो टैग है पेड सोशल मीडिया टैग, वो इस वक्त भी ट्विटर पर जिस वक्त जलसा हो रहा था उस वक्त भी सबसे नीचे था। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मसनूई तरीके से नवाज शरीफ को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, इसको अवाम ने कबूल नहीं किया, इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। एक तो लाहौर का जलसा फ्लॉप हो गया और दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ कि जस्टिस आमिर फारूक साहब और अदालती निज़ाम के हवाले से भी एक ट्रेंड चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा होता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस फायज ईसा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस में उन नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक कराने के बजाय खुद वहां पर उनका इस्तकबाल करने के लिए चले जाते। तो ओवरऑल ये नवाज शरीफ की सियासत में और उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील जो है ये लाहौर के अवाम ने और पाकिस्तान के अवाम ने अमलन ठोंक दी है। अच्छा साहब, ये जो शेख रशीद साहब जो हैं इनके हवाले से खबर आई कि उन्हें शायद कोई थप्पड़ मारा गया, इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि आप समा के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं और आपने काफ़ी वक्त गुजारा क्लोजली, आप एडिटोरियल पॉलिसीज़ को भी देखते रहे और आप समा टीवी के माहौल से बाखूबी वाकिफ़ हैं। असल में ये माजरा क्या है, हुआ क्या और इसमें क्या सदाकत है, ये हमें ज़रूर बताएं। देखिए, शेख रशीद का जो इंटरव्यू है इसके मुतल्लिक भी एक और दिलचस्प वाकया सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से सदाकत अब्बासी को जबरी तौर पर अगवा किया गया था, उसके बाद उनका इंटरव्यू लॉन्च किया गया, उससे पहले उस्मान डार का इंटरव्यू लॉन्च किया गया और फिर फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्रुख हबीब के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प खबर पहले अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं, क्योंकि फर्रुख हबीब के अगवा के मुतल्लिक, मुबैना अगवा के मुतल्लिक एक नई और अजीबोगरीब किस्म की इंफॉर्मेशन आई है। फर्रुख हबीब के जो सुसर हैं उनके मुतल्लिक ये पता चला है कि वो जो आपकी तामीरात का शोबा है उससे वाबस्ता हैं, कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हैं। और उनके मुतल्लिक ये भी पता चला है कि मुबैना तौर पर ज़ाहिर है कि वो अगर कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता हैं तो जहां वो दीगर क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं उन्होंने रियासती इदारों के लिए और दिफाई इदारों के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब फर्रुख हबीब के सुसर, फर्रुख हबीब की एहलिया का एक ख़त और एक क्लिप, इन तीन चीज़ों को मिलाकर अगर आप पढ़ें तो एक दिलचस्प कहानी सामने आती है। फर्रुख हबीब ने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे 24 घंटे पहले फर्रुख हबीब की एहलिया का एक ख़त सामने आया। चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा के नाम यह ख़त लिखा गया। इसमें कहा गया कि फर्रुख हबीब को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और फर्रुख हबीब की वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब पता चला है कि ये पूरा एक प्लॉट था, यानी उनकी एहलिया का और फर्रुख हबीब का मुबैना तौर पर ये एक प्लॉट था। क्योंकि फर्रुख हबीब को गवादर में जिस जगह से गिरफ्तार करने का दावा किया गया, या फर्रुख हबीब ने यह कहा कि मैं गवादर चला गया था और गवादर में रुपोश था, तो जिस होटल में और जिस मकाम के अतराफ से फर्रुख हबीब को गिरफ्तार करने का दावा किया गया, ये पूरा जो इलाका है, ज़ाहिर है सबको पता है कि गवादर में हमारी फ़ौज की बड़ी हैवी प्रेजेंस है। यहाँ पर हमारी फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, बड़ी शहादतें हुई हैं। तो मैसिव वहाँ पर हमारी जो डिप्लॉयमेंट है फ़ौज की है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि फ़ौज को मतलूब कोई शख्स या फ़ौज की एजेंसियों को मतलूब कोई शख्स गवादर में जाकर पनाह ले ले, ये नहीं हो सकता। तो अब फर्रुख हबीब के मुतल्लिक ये पता चला है कि गवादर में जिस मकाम से उनको गिरफ्तार किया गया, ये जो पूरा इलाका है ये तो फौज कंट्रोल करती है और यहां फौज की मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो फर्रुख हबीब को छुपने के लिए क्या सिर्फ यही जगह मिली थी? और फर्रुख हबीब ने अगर छुपना था तो उनको गवादर जाने की क्या जरूरत पड़ी? इस पर बड़े सवालात खड़े हुए हैं। पीटीआई के लोगों में ने भी सवालात खड़े किए हैं और अब यह तासुर दिया गया है, जैसे शहबाज गिल साहब ने भी, उन्होंने ये तासुर दिया है कि असल में फर्रुख हबीब ने जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा कि एक कल्ट और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और बड़े संगीन और घटिया किस्म के, भोंडे किस्म के इल्ज़ामात आयद किए,
तो उन्होंने कहा कि फर्रुख हबीब असल में कभी अगवाई नहीं हुए थे। फर्रुख हबीब मुबैना तौर पर अपने ससुर के जरिए आप ये कह लें कि पहले से ये तय कर चुके थे मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर के उन्होंने इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और ये पूरा एक उनकी अहलिया का जो ख़त था वो इसलिए लिखवाया गया ताकि फर्रुख हबीब पर जो आम लोगों की तनकीद आएगी उससे बचा जा सके। तो ये बड़े दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं। अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा पोल खुल जाता है। अब आ जाए शेख रशीद की तरफ। अब शेख रशीद साहब के मुतल्लिक एक इतला ये लीक हुई कि शेख रशीद साहब को समा टीवी पर जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उनका गिरबान फाड़ा गया। उनको उस वक्त थप्पड़ मारे गए जब शेख रशीद ने मुबैना तौर पर वो अल्फाज नहीं कहे जो कि शेख रशीद साहब को कहे गए थे कि आपने ये अल्फाज बोलने हैं। यानी शेख रशीद को जो कुछ रटाया गया था, शेख रशीद चूंकि एक पुराने सियासतदान हैं तो उन्होंने एंकर को भी लाजवाब कर दिया और इशारों कनायों में ये जाहिर कर दिया। जब उन्होंने ये कहा कि मैं चिल्ला काट के आया हूं तो ये जाहिर कर दिया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन मुबैना तौर पर यह कहा गया कि शेख रशीद को उसके बाद उनका गिरबान फाड़ा गया और इंटरव्यू के बाद थप्पड़ मारे गए कि तुम्हें जो अल्फाज बताए थे तुमने वो अल्फाज क्यों नहीं बोले। ये एक बहुत बड़ा दावा शेख रशीद के इंटरव्यू के मुतल्लिक किया गया। लेकिन इसी क्लिप के अंदर जो कि शेख रशीद के क्लिप के अंदर एक और दिलचस्प वाकया जो इस वक्त क्लिप वायरल है वो भी अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है, क्योंकि शेख रशीद को अगवा किए गए कुछ 6 हफ्ते हो चुके थे। लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है, इनके जो जज साहब हैं, ये बार बार ये वार्निंग दे रहे थे कि शेख रशीद को पेश करें वरना हम FIR काट देंगे। हालांकि कितनी मरतबा इस तरह की वार्निंग्स आती हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेबस हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान हमें रोते हुए नजर आए हैं जब वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तभी आपको रिहाई मिलेगी, हमारे फैसलों के नतीजे में रिहाई नहीं मिलेगी। तो अब इस पूरी सिचुएशन में जब शेख रशीद को अचानक एक टीवी चैनल पर यानी समा टीवी पर लाया गया तो उनका एक और क्लिप वायरल है जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई प्लानिंग की थी या कोई पहले से ऐसा माहौल बन रहा था जिसके नतीजे में 9 मई के वाकयात हुए। अब शेख रशीद साहब ने उनके सामने कागजों का पलंदा था। उन्होंने कहा अच्छा 1 मिनट ठहरे, जरा यहाँ पे कोई लिखी हुई बात थी, मैं जरा ढूंढ लेता हूँ। बड़े आर्ट के साथ आर्टिस्टिक स्टाइल में जो उन्होंने मैसेज कन्वे करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ यानी उन्होंने बता दिया कि ये मुझे लिखी हुई बातें दी गई हैं तो मैं जरा देख लूँ कि इसके मुतल्लिक मैंने क्या जवाब देना है। ये वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इसी वीडियो क्लिप के बाद एलिजेडली मुबैना तौर पर शेख रशीद पर तशद्दुद किया गया है। उन्होंने खुद भी इशारों कनायों में कह दिया कि मैं इस वक्त चिल्ला काट कर आया हूं। लेकिन हाशमी साहब, क्या शेख रशीद के इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो गई है? आप ये देखें कि शेख रशीद के इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन सर्वेज हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि 1% मकबूलियत और बढ़ गई है। अब यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो केस है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, आइन के तहत तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इस पर अब अदालत से भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने जो 6 नवंबर की तारीख दी थी और जाहिर है कि 6 नवंबर को तो इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सदर आरिफ अलवी से 2 अहम शख्सियात ने मुलाकात भी की, ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां और गलत फहमियाँ हैं इनको दूर करने के लिए कोई इकदाम हो सकते हैं तो वो इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में जब 90 दिन के अंदर आइन के तहत लिखा हुआ है कि इलेक्शन होना चाहिए, अगर असेंबली वक्त पर तहलील हो तो 60 दिन के अंदर, अगर वक्त पर तहलील ना हो तो फिर 90 दिन के अंदर। तो इस पूरी सूरत हाल में अब चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में एक बेंच बन गया 3 रुकनी, जो कि ये केस सुनेगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। यानी इमरान खान साहब का ये जो केस है 90 दिन के अंदर इलेक्शन का, उनकी भी जाहिर है कि यही सदा थी, तो ये सुनेंगे जस्टिस फायज ईसा। और अब जस्टिस फायज ईसा का एक और इम्तहान है। अभी तक तो वो तमाम इम्तहानात में फेल हो गए हैं। जो PTI की खातून कारकुन, उनको जो रिहा किया गया था, उनको देखें दोबारा गिरफ्तार किया गया और वो विक्ट्री का साइन बनाते हुए दोबारा पुलिस की गाड़ी में हंसी खुशी चली गई। तो यहां पर जिस तरीके से PTI की खवातीन को दोबारा अगवा किया जा रहा है, दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से नवाज शरीफ को जमानत दी गई, इस पर तो अब तक जस्टिस फायज ईसा आइन की धज्जियां, कानून की धज्जियां उड़ाने पर अंधेर नगरी पर मुकम्मल खामोश है।
लेकिन अब जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मामला है, जो आइन के तहत बड़े वाजे तौर पर दर्ज है, जिस पर जस्टिस फाइज ईसा तो क्या कोई भी चीफ जस्टिस जिससे राय फरार अख्तियार नहीं कर सकते, ये जस्टिस फाइज ईसा के लिए एक बड़ा इम्तान है। और इस पर देखना है कि जस्टिस फाइज ईसा क्या फैसला देते हैं, क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला ना दिया तो उसका मतलब यह है कि जस्टिस फाइज ईसा 1 साल का उनका टेन्योर है। क्लॉक जो है इस वक्त वो टिक टिक करते हुए चल रहा है, उनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा और फिर तारीख उन्हें किन अल्फाज में याद रखेगी ये जस्टिस फाइज ईसा साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत शुक्रिया राय साहब, जो शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।